हेलो, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सीरीज़ ऑफ हिस्ट्री। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। लेकिन जो मॉडर्न है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और अगर देखा जाए तो हर एक एग्ज़ाम में हिस्ट्री 20-25 क्वेश्चंस कवर करता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे जितने भी सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं। तो उस पर सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज रहता है। तो आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी, और जिसमें मैंने रेफरेंस में जो बुक लिया है, जिस बुक को मैं पार्ट बाय चैप्टर कवर करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। वी कांट इग्नोर दिस बुक। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तो ये बुक अच्छे से पढ़नी ही पड़ेगी। तो आज मैं स्पेक्ट्रम स्टार्ट करूँगी, और स्पेक्ट्रम का जो है मैं यहाँ से एडवेंट ऑफ यूरोपियन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया यहाँ से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इससे पहला वाला जो चैप्टर है वो डील करता है सोर्सेस एंड अप्रोचेस ऑफ हिस्ट्री। तो वो उसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यहाँ से पूरा जो इम्पोर्टेंस है उसको कवर कर लेते हैं, और सोर्सेस और अप्रोचेस जो है वो सबसे लास्ट में उसको देखेंगे। तो चलिए, आज मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में सारे चैप्टर कवर करवाऊंगी, जिसमें फर्स्ट मैंने आपको बताया सोर्सेस एंड अप्रोचेस है स्पेक्ट्रम में, तो वो सबसे लास्ट में देखेंगे। उसके बाद एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद पीपल्स रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसके बाद रिफॉर्म मूवमेंट्स हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो स्ट्रगल बिगिंस होता है वो पूरा अच्छे से देखेंगे। फिर नेशनल मूवमेंट, एरा ऑफ मास नेशनलिज्म बिगिंस। ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है, ये पूरा चैप्टर बाय चैप्टर मैं कवर कराऊंगी। चलिए लेट्स बिगिन। चलिए इसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो ये देखिए, जैसा कि इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, इंडिया का जो सभ्यता है वो बहुत प्राचीन सभ्यता भी है, हम लोग जानते हैं। बट अगर ये कहा जाए कि पहले तो हिस्ट्री इज़ अ कंटिन्यूटी, हिस्ट्री एक कंटिन्यूटी वाली हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो मतलब जो चलती रहती है, रुकती नहीं है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि भाई हाँ, जब भारत में क्या कहते हैं, जब द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इज़ बिगनिंग विद द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन। ये हम लोग नहीं कह सकते कि जब भारत में यूरोपियंस आना शुरू हुए तभी से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 15th सेंचुरी में जब मुगल्स हम लोग देख सकते हैं। वी नीड टू गो बैक टू व्हाट इज जनरली कंसिडर्ड द मेडिवल पीरियड, द 15th सेंचुरी इटसेल्फ इंडीड टू अ टाइम इवन बिफोर द मुगल्स कम एंड एस्टैब्लिश द एम्पायर। चलिए, ये तो हो गया, ये तो उतना ओवरव्यू है। यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले तो अगर देखा जाए कि ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग जो है पहले हम एंशियंट टाइम में नहीं हो रही थी या मेडिवल टाइम में नहीं हो रही थी। ट्रेडिंग तो मतलब बहुदेशीय, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार हो रहा था भारत का, वो पहले से हो रहा था। तो ये जो थी, मतलब एक जो अवेयरनेस थी, चाहे एक जो वो अंदर से जागरूकता थी कि भाई एक सी रूट खोजा जाए जो यूरोपियंस की, ये ऐसी क्यों थी, वो लोग क्यों चाहते थे, मतलब वाई अ सी रूट टू इंडिया, वो एक समुद्री मार्ग क्यों खोजना चाहते थे। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये वो है जो यहाँ पे कवर किया गया है। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो रोमन एम्पायर था, ठीक है, जो रोमन एम्पायर था वो 7th सेंचुरी तक पूरा ख़त्म हो गया था। अब जो था, द अरब्स हैड एस्टैब्लिश देयर डोमिनेशन इज इजिप्ट एंड पर्सिया। अब जो अरब्स थे, ये जो थे अरब्स का पूरा जो अरब्स का था वो पावर में आ गए थे इजिप्ट एंड पर्सिया में, और पूरा एंटायर मिडिल ईस्ट में जो थे अरब्स पावर में आ गए थे। और जिसके कारण क्या हुआ था, जो इंडिया और यूरोप के बीच जो डायरेक्ट कांटेक्ट था वो ख़त्म हो गया था। अब अरब पावर में थे तो ये मिडल मैन की तरह एक्ट कर रहे थे, मतलब मिडल मैन की तरह काम कर रहे थे। अगर व्यापार करना था यूरोप को तो इन अरब्स की ज़रूरत पड़ती थी, इन्हीं के माध्यम से व्यापार हो रहा था, जो उन लोगों को बहुत महंगा भी पड़ रहा था। और जो ओटोमान टर्क्स है वो भी उस समय का बिगेस्ट पावर था 1453 टाइम में। और टर्की इज़ लाइक अ लैंड बॉर्डर बिटवीन एशिया एंड यूरोप। द लैंड रूट एंड द सी रूट बोथ वर अंडर द कंट्रोल ऑफ अरब्स। अब जो क्या था, ये जो लैंड रूट था, जो सी रूट था, दोनों किसके कंट्रोल में था, अब अरब के कंट्रोल में था। इसीलिए जो थे यूरोपियंस चाहते थे कि कोई सी रूट खोजा जाए जिससे इन मिडल मैन की ज़रूरत नहीं पड़े, हम डायरेक्ट व्यापार करें भारत के साथ, ठीक है। So European wanted to find out the new sea route by which they could reach India। इसीलिए जो यूरोपियन चाहते थे कि वो एक नया समुद्री मार्ग खोजे जिससे वो डायरेक्ट भारत तक पहुंच सके।
अब ऐसा क्यों था? अब ऐसा इसीलिए था कि जो यूरोप में था वो टेक्नोलॉजी, मतलब वो एक पुनर्जागरण की स्थिति में था। वहाँ पे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो गई थी, शिप बिल्डिंग हो रहे थे और क्रॉप रोटेशन बढ़ रहा था। देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इम्प्रूव्ड प्लस साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट, मतलब रेवोल्यूशन भी हो रहा था। देखा जाए तो एग्रीकल्चर, वहाँ पे अच्छे अच्छे क्रॉप लगाए जा रहे थे। मीट का सप्लाई बढ़ रहा था। मीट का सप्लाई बढ़ने के कारण क्या, स्पाइसेस, मसाले चाहिए थे और वो सारी चीज़ें भारत से प्राप्त हो रहा था, जिसके कारण उन लोगों ने एक नया सी रूट खोजने का पूरा मतलब सोचा किया। और जिसमें सबसे बड़ा योगदान अगर देखा जाए तो हम लोग देख सकते हैं प्रिंस हेनरी। यहाँ पे देखिए, जो प्रिंस हेनरी थे, जो पोर्टुगल के प्रिंस हेनरी थे, जिनका निक नेम नेविगेटर भी है, वो चाहते थे कि जो मुस्लिम का डोमिनेशन है ना वो ख़त्म हो जाए। और उन्होंने एक जिद सी ठानी थी कि मुझे एक सी रूट निकालना है, मतलब सी का समुद्री रास्ता निकालना है, जिससे यूरोपियन का जो है इधर भारत के साथ व्यापार हो सके। और ये जो इनका प्रिंस हेनरी का एक और मकसद था, ही वांटेड टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। ठीक है, वो क्रिश्चियनिटी को भारत में लाना चाहते थे। तो 1487 में एक पोर्टुगीज़ नेविगेटर आया जिसका नाम बार्थोलोम्यू डियाज था। लेकिन ये जो बार्थोलोम्यू डियाज है ना, यहाँ पे ये जो है जब केप ऑफ गुड होप के पास पहुँचे अफ्रीका में, तो इनको क्या लगा कि ये भारत पहुँच गया। इन्होंने अपनी यात्रा रोक दी। ठीक है, तो भारत के लिए तो ये भी निकले थे 1487 में, लेकिन जब ये केप ऑफ गुड होप पहुँचे अफ्रीका में तो इनको लगा भारत पहुँच गए हैं, तो इन्होंने अपनी यात्रा यहाँ से वापस कर दी। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया के पूरा समझिए कि मतलब इंडिया के हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट तब आया जब वास्को डी गामा क्वेश्चन ये भी बनेगा कि वास्को डी गामा किस मार्ग से भारत आए थे, तो वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत आए थे। तो जब वास्को डी गामा मई 1498 में कालीकट पे पहुँचे तो समझिए कि पूरी हिस्ट्री ही अब बदलने वाली थी भारत की। तो जो मई 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे, तो वो एक गुजराती पायलट की मदद से आए थे जिनका नाम था अब्दुल माजिद। और इनकी स्वागत किसने की थी? कालीकट के जो राजा थे जमोरिन ने। ये एक हिंदू राजा थे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये भारत में इस क्रम में ये भारत में 3 महीना रहे थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है वास्को डी गामा जब मई 1498 में भारत में आए तो कितने मंथ रहे, कितना कुछ भी पूछा जा सकता है घुमा के। तो उस दौरान ये 3 मंथ रहे थे। ठीक है, और जो पोर्टुगीज़ का ये भी एम था कि दे वांटेड टू मोनोपलाइज द ह्यूगली प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड बाय एक्सक्लूडिंग कॉम्पिटिटर्स स्पेशली द अरब्स। अब ये जो इससे पहले जो थे, मतलब जो अरब्स थे, जो चाइनीज़ वगैरह जो भी थे जो ट्रेडिंग में थे, वो उनका ये मकसद नहीं था कि भाई हमको किसी को एक्सक्लूड कर देना है। लेकिन पोर्टुगीज़ चाहते थे कि भाई नहीं, मैं सेफ रहूँ और सबको, जितना भी कॉम्पिटिटर्स है सबको एक्सक्लूड कर दूँ और मैं पूरा ट्रेड करूँ। और जब क्या कहते हैं, जब यहाँ पे वास्को डी गामा 3 महीना रहे और जब 3 महीना रहने के बाद वो वापस यूरोप में गए तो वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। और जब प्रॉफिट हुआ तो फिर ये माइंडसेट भी चेंज हो गया कि वाई वी नीड अ मिडल मैन, हम लोगों को कोई मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ह्यूज प्रॉफिट हुआ, समझिए 10 टाइम्स। देखिए इसमें मतलब 10 टाइम्स समझिए कि प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद 1500 में एक पेड्रो एल्वेरेस कैब्रल आए। ठीक है, पेड्रो एल्वेरेस कैब्रल आए थे। ठीक है, वास्को डी गामा फिर 1501 में फिर भारत आए वास्को डी गामा। ठीक है, और इनका जो था जमोरिन के साथ जो रिलेशन था वो बहुत ही फ्रेंडली था। और उस समय इन्होंने उसके बाद जो पोर्टुगीज़ की जो ट्रेडिंग सेंटर थी मतलब इंडिया में, वो थी कालीकट, कैनानौर एंड कोचिन बिकम द इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स ऑफ द पोर्टुगीज़। आपको जैसे मैंने एक बार इससे पहले ही बताया, अगर क्वेश्चन पूछे वास्को डी गामा कब भारत में किस मार्ग से आए थे, तो केप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत में आए थे। अब देखिए पोर्टुगीज़ जो थे उन्होंने 3G अभियान चलाया। ठीक है, पोर्टुगीज़ ने, अब क्वेश्चन ये भी आएगा 3G अभियान किसने चलाया? पोर्टुगीज़ ने 3G अभियान चलाया। जैसा कि मैंने बताया उनका मकसद था 3G अभियान क्या है? गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। मतलब वो सोना चाहते थे, पैसा चाहते थे, भारत में अपना नाम चाहते थे, जितने भी कॉम्पिटिटर्स है सबको हटा के, और गॉड मतलब वो अपना क्रिश्चियन धर्म भारत में फैलाना चाहते थे।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अगर पूछा जाए कि भारत में पहला गवर्नर कौन था पोर्टुगीज का, तो वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा होगा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया, जो 1505 में भारत में आए थे, जिनका टाइमलाइन कम से कम 1505 टू 1509 है, ठीक है। और ये क्यों आए थे? ये इसीलिए आए थे क्योंकि इनको यहाँ पे पोर्टुगीज का जो व्यापार था उसको मजबूत करना था, कंसोलिडेट करना था, और मुस्लिम का जो ट्रेड था उसको डिस्ट्रॉय करना था, बर्बाद करना था, ठीक है। लेकिन शुरुआत में इनको क्या हुआ कि इनिशियली जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे, इनको इजिप्टियन और गुजराती रूलर के दोनों के मतलब दोनों ने मिलकर इनको डिफीट किया। और इससे इस चीज़ से जो इजिप्टियन और गुजराती ने जो मिलके इनको डिफीट किया, इससे इन्होंने बदला लेने के लिए क्या किया, एक पॉलिसी चलाया, ठीक है। रिवेंज लेने के लिए पॉलिसी चलाया, जो पॉलिसी हम लोग कह सकते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। पोर्टुगीज वांटेड टू मेक द मास्टर्स ऑफ इंडियन ओशन, ये बात ध्यान रखिएगा। पोर्टुगीज वांटेड टू मेक द मास्टर ऑफ इंडियन ओशन, देख सकते हैं। अल्मेडा विजन वाज टू मेक द पोर्टुगीज द मास्टर ऑफ इंडियन ओशन। अल्मेडा का क्या विजन था, वो क्या चाहता था कि पोर्टुगीज जो है इंडियन ओशन के मास्टर बन जाए, इसीलिए उसने ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज सिस्टम चलाया। पॉइंट टू बी नोटेड दैट ब्लू वाटर पॉलिसी वाज स्टार्टेड बाय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है, टू बिकेम द मास्टर ऑफ द इंडियन ओशन। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर भारत में आया उसका नाम है अल्फोंसो डी एल्बुकर्क। और ये अल्फोंसो डी एल्बुकर्क ने की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि समझिए कि इसने अल्फोंसो डी एल्बुकर्क ने भारत में आके भारत को राज्यों को, भारत के क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। ही इंट्रोड्यूस, ये अल्फोंसो डी एल्बुकर्क ही इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म। फिर से बता रही हूँ, अल्फोंसो डी एल्बुकर्क इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ imperialism and he was the real founder of Portuguese power in the East। अगर सही में देखा जाए वास्तविक संस्थापक और मतलब पोर्टुगीज के रूल का, पोर्टुगीज के ट्रेड का वास्तविक संस्थापक अगर कोई था तो ये अल्फोंसो डी एल्बुकर्क था। और इसने पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म स्टार्ट किया। आई मीन टू से दैट इसने भारत में आकर भारत के क्षेत्रों को जीतना स्टार्ट किया, ठीक है। और उसके बाद इसका टाइमलाइन समथिंग 1509 मतलब 1509 में ही भारत आया था। और उसके बाद आगे मैं बताती हूँ समथिंग। एल्बुकर्क जो था, इसने सुल्तान ऑफ बीजापुर से 1510 में गोवा की प्राप्ति की। और उस समय जो अल्फोंसो डी एल्बुकर्क के समय पोर्टुगीज की जो राजधानी थी गोवा थी। और इसने मतलब एक परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ही इंट्रोड्यूस परमिट सिस्टम फॉर शिप्स टू एंटर इन द इंडियन ओशन। मतलब अल्फोंसो डी एल्बुकर्क के टाइम में एक परमिट सिस्टम को लाया गया, जो भी मतलब इंडियन ओशन में जो भी शिप चलेगी उसको परमिट चाहिए होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग फ्यूचर अल्फोंसो डी एल्बुकर्क के टाइम में ये था कि इसने सती को बैन किया। और मतलब अल्फोंसो डी एल्बुकर्क के टाइम में, और इसने जो मतलब अल्फोंसो डी एल्बुकर्क ने लोकल वाइफ्स मतलब यहाँ पे इसने पोर्टुगीज को यहाँ की महिलाओं, भारतीय महिलाओं के साथ मतलब शादी करने का भी प्रचलन शुरू किया हमारे भारत में ना। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि ये पोर्टुगीज ही सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे लास्ट में यही भारत से गए थे, ठीक है। और ये यहाँ पे देखिए कि जो मतलब इंट्रोड्यूस अल्फोंसो डी एल्बुकर्क, ये पोर्टुगीज क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन आपको ऑप्शन में बहुत सारे दे देगा भाई, कोकोनट, कैश्यूनट और टबैको, बहुत सारे एग्जांपल। और पूछेगा कि भारत में ये इसमें से पोर्टुगीज क्या लाए, भारत में क्या चीज़ का उत्पादन किए पोर्टुगीज। तो देखिए टोबैको एंड कैश्यूनट इरिगेशन सिस्टम, दीज थिंग्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्टुगीज इन इंडिया। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट मैं नीनो द कुन्हा जो उसके बाद जो गवर्नर आए थे उसका स्टार्ट करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी टॉपिक में, कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस चैप्टर को डील कर दूँगी। चाहे कोई भी सब्जेक्ट को भी आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।